इन जनरल हम लोग इस पार्ट को इसलिए डिस्कस कर लिया करते हैं ताकि अगर कभी कोई एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दे और उसमें पूछ दिया जाए कि इसमें कितने अनसैचुरेशंस है, तो उल्टा कैलकुलेशन कर लो। अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक अनसैचुरेशन, अगर एक रिंग है तो एक अनसैचुरेशन। डायरेक्टली हम लोग बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के काउंटिंग के भी ये क्वेश्चन को आराम से डिस्कस कर सकते हैं। इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द फॉलोइंग। Find the degree of unsaturation in the following. अंशिका, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होना चाहिए C4H10 में? बिना बिना फॉर्मूले के बताओ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होना चाहिए? 0, क्यों ऐसा? क्योंकि ये CnH2n+2 है। क्योंकि ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है C4H10, और अल्केन में अनसैचुरेशन कितना होता है? तो 0। तो कभी कभी दिमाग चलाया करना, कभी कभी क्या, दिमाग को हमेशा चलाया करना, लेकिन कभी कभी सेंसिबली सोचना कि सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। अगर CnH2n+2 दिखा तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 पुट कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन +1, तो 4 + 1 5, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, तो 10/2 मतलब 5, तो सॉरी 4 + 1 यहाँ पे, तो 5 - 5 ये पार्ट 0 के बराबर आराम से निकल के आ जाएगा। अगला सवाल ट्राई करके देखो। माधवी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आंसर होगा? सर करके देखते हैं। जल्दी बनाओ। कितना है आंसर? बताओ भी माधवी, कितना आया? सर नहीं आ रहा है मेरा। नहीं आ रहा है? चलो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन +1। तो एक तो नंबर ऑफ कार्बन 4 + 1 हो गया, उसके अलावा माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो 8, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन, तो 2 क्लोरीन दे रखा है, इसका मतलब 2 हेलोजन्स है, और नाइट्रोजन नहीं है तो कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ से 5, 8 + 2 10/2 5, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 हो जाएगा। और दिमाग ऐसे चला सकते हैं, जितने हेलोजन्स होंगे उसको हाइड्रोजन के जैसा कंसिडर कर लो। जैसे 2 हेलोजन्स है तो 2 हाइड्रोजन के जैसा कंसिडर कर लिया इस चीज को। तो जब 2 हाइड्रोजन के जैसा कंसिडर करेंगे तो C4H10 आ जाएगा ये चीज। C4H10 अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होना भी चाहिए था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट का आंसर अमलदीप बताओ क्या होना चाहिए? बताओ भी अमलदीप, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर होगा? 1 मिनट सर, बना रहा हूँ। देव, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? सर 2। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में 2। बढ़िया। गौरव, क्वेश्चन नंबर 5। बनारस। बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। अमलदीप, आया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? नो सर। अरे नालायक आदमी, 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा सिंपली। फॉर्मूले से हमेशा काउंटिंग मत करना, और फॉर्मूले से भी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ वाले पार्ट में 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन हो गया C5। उसके अलावा पहले वाले पार्ट में 2 हाइड्रोजन, दूसरे पे 1 हाइड्रोजन, तीसरे पे 1 हाइड्रोजन, चौथे पे 1 हाइड्रोजन, और पांचवे पे 3 हाइड्रोजन। तो इसके इसमें 3, 1 4, 1 5, 1 6 और 2 8, C5H8 दे रखा। CnH2n-2 अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है इन जनरल, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा। और नहीं तो फिर सीधा 5 + 1 6, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 8/2, 6 - 4,
मतलब 2 के बराबर आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में एक रिंग है, तो एक रिंग का एक अनसैचुरेशन। ठीक है, एक रिंग अगर है तो 1 अनसैचुरेशन, और एक पाई बॉन्ड है तो उसका भी अनसैचुरेशन 1, मतलब टोटल वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। बता भी गौरव, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होना चाहिए? सर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में कितना आंसर होगा? 5। 5। पाई बॉन्ड वाला पार्ट टोटल यहाँ पे 4 दिख रहा, उसके अलावा रिंग वाला पार्ट हम लोग को 1 दिख रहा। तो इस केस में 4 अनसैचुरेशन तो पाई बॉन्ड की तरफ से आ गया, और उसके अलावा एक अनसैचुरेशन वाला पार्ट रिंग की तरफ से आ गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 के बराबर बोल सकते हैं। उसके बाद मयंक, क्वेश्चन नंबर 6। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 मयंक। रितिका, क्वेश्चन नंबर 7। यस सर, बना है। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। और उसके नीचे संजना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तुमको बताना है। रितिका क्वेश्चन नंबर 7, संजना क्वेश्चन नंबर 8, और मयंक क्वेश्चन नंबर 6। अरे भाई मयंक, कितना टाइम लगेगा जी? गजब नालायक आदमी है तुम भी। एक यहाँ पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक यहाँ पाई बॉन्ड दिख रहा। अगर 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? सीधा 2 के बराबर। बुझाया? हाँ सर, 2। हम 2। हम रितिका, कैलकुलेट करने लगे थे। सर 2। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में संजना। सर नहीं आ रहा समझ में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से काउंट करो। नहीं समझ में आ रहा तो जिंदगी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसलिए तो बताया गया है, काउंट करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक ये स्ट्रक्चर है जो मेरा बहुत ही एक तरीके से फेवरेट सवाल है, क्यूब। और इस कंपाउंड को हम क्यूबेन बोल सकते हैं। बोलने का एक लैंग्वेज होता है, कॉमन नेम क्यूबेन। सब लोग के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा? और क्यूब तुम लोग को इमेजिनेशन में मालूम पड़ रहा, क्यूब का मतलब क्यूब बेसिकली उस टाइप का स्ट्रक्चर है। आया संजना क्वेश्चन नंबर 8? सर 5। सर 9 का 5। 9 का 5, बढ़िया। बताओ ये संजना, आया कि डिस्कस करें? आप डिस्कस कर दीजिए। चलो ठीक है। अच्छा देव, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आंसर होना चाहिए? सर 2। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में 2। सर चलो ध्यान दो। जैसे अगर इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट करें तो इसके इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन है। उसके अलावा हाइड्रोजन जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, नीचे 1 हाइड्रोजन होगा क्योंकि इस कार्बन पे टोटल 3 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ऊपर भी 1 हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और बीच वाले कार्बन पे भी 2 2 हाइड्रोजन।
तो टोटल ऊपर 2 हाइड्रोजन है ऊपर नीचे मिला के, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 इन सब पे 2 2 हाइड्रोजन है, तो 12 + 2 14, इसका मतलब H वाला पार्ट 14 है। तो नंबर ऑफ कार्बन +1 इसका मतलब सीधा 9 कर सकते हैं, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 7, तो यहाँ से वैल्यू 2 निकल के आएगा। वैसे एक चीज पे ध्यान देना, 1 मिनट, चलो ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं, जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऊपर दिखा रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यहाँ पे एक छोटा सा नाम ध्यान रखना, इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन वापस से करेंगे। इसको हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। वो ऑलमोस्ट इस टाइप का, जैसे मान लो कि बहुत बड़ा बुक नहीं हो जाएगा जी ये, चलो छोड़ो, डायरी ले लेते हैं। मान लो जैसे ये तुम्हारे पास एक डायरी वाला पार्ट है, ठीक है, दिख रहा है सबको डायरी, मेरे हिसाब से दिख ही रहा होगा। तो जैसे इस डायरी वाले पार्ट में हम लोग के पास अगर ये कॉर्नर्स की बात कर, तो एक कार्बन, ये नीचे दूसरा कार्बन, इधर तीसरा कार्बन और यहाँ चौथा कार्बन, टोटल 4 कार्बन है, ठीक है। अगर मान लो इसको ऐसा ओपन कर देते स्ट्रक्चर को, अरे वीडियो ही गायब हो गया, मान लो इसको ऐसा ओपन कर दिए, तो ओपन करने से कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ गए इस चीज को मेंशन कर रहे हैं हम। एक यहाँ पे कार्बन है, दूसरा नीचे कार्बन है, बीच में जो दोनों पोजीशन है यहाँ पे भी कार्बन है, तो तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन, ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा पांचवा और छठा कार्बन, टोटल 6 कार्बन होंगे। अगर मान लो इसी कॉपी में हम एक फ्लैप एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है बेसिकली, मतलब ऐसा तो नहीं है, थोड़ा 120 डिग्री पे होगा। ये तुम लोग अपने कॉपी से भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक बार कॉपी को ओपन किया, तो उसमें हम लोग एक 6 मेंबर रिंग बोल सकते हैं, जिसमें एक कार्बन, 2 कार्बन, बीच में तीसरा, चौथा, साइड में पांचवा और छठा कार्बन बोल सकते हैं। बट जब इसमें हम लोग एक और फ्लैप निकाल देंगे, तो इस चीज के स्ट्रक्चर को हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। और इसी को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। जो दूसरा वाला तरीका है वो इसी तरीके के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा, और अगर मॉलिक्यूल को ऐसा रखते हैं तो हम लोगों को पहले वाले स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस चीज को इमेजिन अगर करना है तो हम छोटा सा एक सजेशन देंगे, जैसे तुम्हारे घर में जो कुछ भी कॉपी होगा तुम्हारे हाथ में, उससे कर सकते हैं। कॉपी को पहले ओपन करना, जैसे ही ओपन करेंगे तो जैसे कॉपी को जब ओपन किया तो जो भी कॉर्नर से वो 2 कार्बन हो गए, और जहां से बीच में ज्वाइंट होता है वहां 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन, फिर 4 कार्बन और साइड में 6 कार्बन। फिर उसमें से एक और पेज बाहर निकाल लो, और तीनों पेजेस को, जो 3 फ्लैप्स थे, इन तीनों को 120 डिग्री पे रखो, तीनों को सिमेट्रिकल रखो, तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट तुमको समझ में आ जाएगा कि बाईसाइक्लो कंपाउंड टाइप का स्ट्रक्चर है। मतलब पहले एक कॉपी था ऐसा, फिर उसमें से एक फ्लैप ओपन किया, फिर उसी में से एक और फ्लैप ओपन किया, तो 3 फ्लैप जब होगा तो इस तरीके से हम लोगों के पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकल के आ रहा होगा। थोड़ा सोच के देखना इस चीज को, अपने कॉपी में ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं जैसे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में अगर हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करें, तो इसमें जैसे देख के मालूम पड़ रहा है कि एक क्यूब में टोटल, अच्छा चलो सवाल पूछते हैं। गौरव, एक चीज बताओ, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो जैसे मान लो एक सवाल को हम लॉजिकली सॉल्व करते हैं कि सर इसमें तो 6 फेसेस है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 होना चाहिए। 6 फेसेस का मतलब 6 रिंग्स हो गए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 6 होना चाहिए। बट इस चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा होगा, तो उस केस में हम लोग कभी भी सवाल सॉल्व करते वक्त सिर्फ रिंग को कंसिडर नहीं करेंगे। रिंग का कंसिडरेशन सिंपल रिंग्स में होगा, कॉम्प्लिकेटेड टाइप के स्ट्रक्चर में नहीं होगा। जैसे मान लो अगर इस स्ट्रक्चर को हम वापस से नीचे लेकर के आते हैं, 1 मिनट, मान लो इसी स्ट्रक्चर को हम नीचे पेस्ट किए और इसमें हम एक्सप्लेन करना शुरू किए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये बताया था कि इतने हाइड्रोजन के एडिशन पे कंपाउंड ओपन चेन कार्बन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, फिर ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो जैसे मान लो कि हम लोगों को पता चल रहा है 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, लेकिन देख के लग रहा था कि रिंग वाला पार्ट तो 6 है क्योंकि 6 फेसेस थे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 होना चाहिए था। तो करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग हाइड्रोजन वाले पार्ट को ऐड करना शुरू करें, मान लेते हैं हाइड्रोजन वाले पार्ट को ऐड करना शुरू करें, तो एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड हटा करेगा। जैसे मान लो एक 6 मेंबर रिंग है, तो अगर हम लोग इस 6 मेंबर रिंग वाले पार्ट में एक हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तो ये कंपाउंड में से एक बॉन्ड हटेगा,
और कंपाउंड ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अगर एक पाई बॉन्ड है तो उस केस में जैसे ही एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये पाई बॉन्ड वाला पार्ट यहाँ से अपने आप हट जाएगा, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओपन चेन में ऐसा नहीं बोले लीनियर चेन, ओपन चेन मतलब बस सैचुरेटेड कार्बन हो, कहीं भी डबल बॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर या रिंग टाइप का स्ट्रक्चर ना हो। तो अगर हम लोग एक हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो जैसे मान लो एक हाइड्रोजन का एडिशन कराया तो ऐसा कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन का एडिशन किए, एक पाई बॉन्ड वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम मार्क भी करते चले जाते हैं। मान लो जैसे दूसरा हाइड्रोजन का एडिशन करना है तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ वाले पार्ट में हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं तो दूसरा पाई बॉन्ड हट गया। तीसरा हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ वाले पार्ट में कर दिए, तीसरा हाइड्रोजन हट गया। चौथा हाइड्रोजन का एडिशन इस वाले पार्ट में कर दिया, चौथा हाइड्रोजन हट गया। पांचवें वाले पार्ट का एडिशन यहाँ पे कर दिया तो ये भी हट गया। अगर ये हट गया तो देख के मालूम पड़ रहा होगा कि पूरा का पूरा कंपाउंड वाला पार्ट एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है तब यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके से अब एक हाइड्रोजन का एडिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपाउंड सैचुरेटेड स्टेट में जा चुका है। इसका मतलब मैक्सिमम 5 ही हम लोग हाइड्रोजन एडिशन कर सकते थे, जो कि फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल इसका फॉर्मूला क्या है, तो हम लोगों को 8 कार्बन दिख रहा है, क्यूब है, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है, तो टोटल मिला करके 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 कार्बन, और हर एक कॉर्नर पे 3-3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक एक हाइड्रोजन होगा तो H8 C8 H8। नंबर ऑफ कार्बन कितना, 8, 8 + 1 9, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 बेसिकली 4। यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 के बराबर आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट होगा जिसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। बहुत ही एलिमेंट्री टाइप का चीज है। इतने एलिमेंट्री पार्ट से मेरे हिसाब से जो भी कभी क्वेश्चन आएगा जहाँ एक अननोन कंपाउंड दिया और अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, तो ये चीज कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन को उसमें इंक्लूड नहीं करना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में। जैसे मान लो एक सवाल हम और केवल करा देते हैं। मान लो ये सवाल दे रखा कि C4H8O पूछा है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 + 1 मतलब 5 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला पार्ट 8/2, तो उसके हिसाब से 5 - 4 यहाँ से वैल्यू 1 आएगा। बट ये ऑक्सीजन अपने काम का नहीं है, ऑक्सीजन को हम लोग फॉर्मूले में कंसिडर नहीं करेंगे, इस एक पॉइंट का ध्यान रखना है। और ना ही सल्फर को करेंगे, नाइट्रोजन को माइनस करेंगे, हेलोजन को प्लस करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन एंड सल्फर को फॉर्मूले में काउंट नहीं कर रहे होंगे। इस एक पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। इस पूरी चीज को हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोला करते हैं। अगर इस पूरे कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, कहीं भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में जैसे मान लो कि इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले पार्ट में एक कार्बन, एक सेकेंड, यहाँ एक कार्बन है, इधर दूसरा कार्बन, इधर तीसरा कार्बन, इधर चौथा कार्बन, तो टोटल 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने होंगे, तो ऊपर वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है तो एक हाइड्रोजन, नीचे पे भी एक हाइड्रोजन, और बाकी दोनों कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन। तो इसके हिसाब से 2, 2 4 और 2 6, तो C4H6। नंबर ऑफ कार्बन +1 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 3, मतलब 2। बाकी एक चीज देखो, एक रिंग था उसमें बीच में एक लाइन खींचा तो 2 रिंग्स बन गए, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आराम से 2 के बराबर कंसिडर किया जा सकता है। और कोई डाउट किसी को? बताओ भी और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर इसके बाद हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला तो नहीं है बेसिकली, जैसे हम लोग कुछ टर्म्स का डिस्कशन करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट क्या होता है। ऑल्दो जैसे नोमेनक्लेचर जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे भी ये टर्म आता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग केवल कौन कौन से कंपाउंड को नोमेनक्लेचर के लिए फंक्शनल ग्रुप रखते हैं केवल इस चीज़ का कंसिडरेशन लेके चलता है। बट यहाँ पे हम लोग इन जनरल क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक कितने टाइप के ग्रुप्स का डिस्कशन करेंगे, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स का डिस्कशन करेंगे, ये चीज़ मेंशन करना शुरू करता है। और तुम लोग को ये चीज़ आइडेंटिफाई करने भी आना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट कौन सा दे रखा है, क्या दे रखा है। जैसे मान लो सबसे बेसिक पार्ट जो हम लोग डिस्कशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप में, ये क्या होता है, तो 10th क्लास में शायद ये डेफिनेशन पढ़ा होगा। एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, नोट करते जाओ इस चीज़ को। एलिमेंट और group of elements which decides the overall
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ओवरऑल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। 10th क्लास में पढ़ा था। एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ईथर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अल्कोहल होता है। तो कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे कंपाउंड के ओवरऑल फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी वाले पार्ट को डिसाइड करता है, उस चीज को इन जनरल हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोला करते हैं। और 11 से 12 तक में ऑलमोस्ट 16-17 फंक्शनल ग्रुप है जो हम लोग को ध्यान रखना है। हम 12 मतलब 15-16 फंक्शनल ग्रुप का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कुछ चीज़ों को टाइम के साथ आराम से सीख सकते हैं, मतलब जहाँ तक हमको लगता है कुछ चीज़ों को टाइम से आराम से सीख सकते हैं। नहीं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में ये चीज़ खुद से तुम लोग को रीड करना है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पता करते हैं इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग को आगे जानना पड़ेगा। उसके लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ेगा, तो उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है अभी के लिए, जैसे बस उसका क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में तुम लोग को रीड करना होगा, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तुमको ये पार्ट जानना था क्या, एरोमेटिक कंपाउंड जानना था क्या अंशिका? हाँ सर, वो एक्सरसाइज बी में था, मतलब सॉरी सेक्शन बी में था ठीक है, बुकलेट के। तो नहीं तो उसके लिए तुम क्लास छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट में एनसीईआरटी में देखना है, एनसीईआरटी सेकंड पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहला टॉपिक है, उसमें तीसरे या चौथे पेज में एक छोटा सा टेबल दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइक्लिक और दूसरा एसाइक्लिक। तो जो एसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें तुम्हारा ओपन चेन स्ट्रक्चर में जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हो गया, या फिर कोई और स्ट्रक्चर हो गया ओपन चेन। और दूसरा साइक्लिक में दो क्लासिफिकेशन है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड जनरल टाइप का, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जैसे बेंजीन है या उसी के जैसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो वहां पे बस एक चीज होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, इन जनरल एक चीज होता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो कंजिक्यूटिव होता है इस टाइप का। और ऐसा होता है पाई बॉन्ड कि हम लोग लेफ्ट साइड से जाएं या राइट साइड से जाएं, हम लोगों को पाई बॉन्ड कंजिक्यूटिव ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड से फिर अगले वाले पोजीशन पे गए तो फिर से पाई बॉन्ड आया, बीच में नहीं है, बट पाई बॉन्ड, फिर वापस से कुछ नहीं, फिर पाई बॉन्ड, फिर कुछ नहीं, फिर पाई बॉन्ड, फिर कुछ नहीं, फिर पाई बॉन्ड। या फिर जैसे मान लो ये चीज है, तो इसमें भी पहले पाई बॉन्ड है, फिर कुछ नहीं, फिर पाई बॉन्ड, फिर कुछ नहीं, फिर पाई बॉन्ड। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में बोल सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि केवल यही स्ट्रक्चर होता है, उसमें और भी कंपाउंड्स होते हैं। उस चीज़ के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा, अभी हम लोग उस चीज़ का डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन तुमको एनसीईआरटी से देख के इस चीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड के ऊपर पाई बॉन्ड। तो ये कंजिक्यूटिव टाइप का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोला करते हैं। तो ये चीज़ तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, इसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी से पढ़ के वो क्वेश्चन तुमको खुद से सॉल्व करना है बुकलेट का, उसको देख के रिलेट कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो अगर फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट तुमको आता है, तुमने लेक्चर देख भी रखा है शायद से, तो छोड़ सकते हैं, क्लास करने की जरूरत नहीं है। और देव, शायद तुम भी लेक्चर देख रखा है ना, देव और अमलदीप? यस सर। हाँ, तो अगर देख रखा है तो क्लास छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन केवल हमको पढ़ाना था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो आराम से क्लास सर स्किप कर सकते हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़ाइएगा। हाँ, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये चीज़ का डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जाना चाहते तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये दूसरा वाला जो सेकंड बैच है, उन लोग के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ उन लोग को हम एक एक करके धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहे हैं। चलो भाई, बाकी लोग ध्यान दो। जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का बेसिक मतलब तो 10th क्लास से पढ़ा था तुम लोगों ने, कि वैसे एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो पूरे कंपाउंड के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे मान लो कि अगर हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो अल्कोहल सुन रखा है तुम लोगों ने, एल्डिहाइड सुन रखा है, कीटोन सुन रखा है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट सुन रखे हैं, तो ठीक है, उन सब चीज़ों पे हम लोग आएंगे, तो एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करेंगे। वैसे ये जो तीन स्टूडेंट थे, ये जो तीन स्टूडेंट अमलदीप, अंशिका और देव, ये लोग पहले बैच के स्टूडेंट है, थोड़ा लेट एडमिशन लिए थे इन लोग का, उस चीज़ का टॉपिक इसके बाकी था, तो वही एक टॉपिक इन लोगों को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट पढ़ना था। वैसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अंशिका जो है वो जीजीपीएस की टॉपर है 98.8%, और देव जो है वो डीएवी का टॉपर है। तो इस साल हम लोग के यहाँ अयप्पा की टॉपर भी क्लास कर रही है, अयप्पा स्कूल की जो टॉपर है ज्योत्सना, वो तो खैर 9-10 से हम लोग के यहाँ पढ़ रही है, वो हम ही लोग के यहाँ एडमिशन ली।
जीजीपीएस की टॉपर हम लोग एडमिशन ली, एप्पा का जो सॉरी डीएवी का जो टॉपर है वो भी हम लोग का एडमिशन लिया, और एक स्कूल है पेंटिकॉस्टल, उसका भी एक स्टूडेंट है 98.6% लाया है, वो भी हम ही लोग के यहाँ क्लास करता है। तो तुम लोगों को काफ़ी रिगोरस कंपटीशन मिलेगा, स्पेशली इंजीनियरिंग वालों को इन लोगों से कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा। तो जितना तुम लोग नालायकी किया होगा 10th क्लास में, या फिर जो लोग 90% से एबव भी लाए होंगे, उनको मालूम पड़ जाए कि हम 90% वाले हैं, तो यहाँ और भी लोग तेज तेज बैठे हुए हैं। और इन सब के अलावा और भी लोगों से तुम लोगों को कॉम्पिटिशन मिलेगा। तुम लोगों को 10th क्लास के 2-3 स्टूडेंट से भी कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, और बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, क्योंकि उनके साथ जो तुम्हारा कॉमन पेपर होगा तो पता चला कि उन लोग का नंबर तुम लोगों से कहीं ज़्यादा आता है। चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ नाम है जिन सब का ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो कि ऐसा हम लिख सकते हैं कि नेम क्या है फंक्शनल ग्रुप का, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन का पार्ट या नेम का पार्ट जो हम लोग को रेगुलरली डिस्कस करना होगा, जिसमें सबसे पहला नाम मान लो 10th क्लास में पढ़ा था अल्कोहल, तो पहले उसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल वाले पार्ट को इन जनरल हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो कि ऑक्सीजन की अगर बात करें, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट 2 वैलेंसी शो करता है। 2 वैलेंसी शो करने का मतलब है आइदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड H के साथ हो, हमेशा ये पार्ट रहेगा OH, तब उस केस में हम लोग आराम से वहाँ पे टर्म अल्कोहल मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और इन जनरल एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे हम लोग कभी भी, जैसे है ना कि मान लो ऐसा ब्यूटेनॉल दे रखा, तो यहाँ पे कार्बन चेन पे हम लोग OH ग्रुप को डाल दिया है, या यहाँ पे OH ग्रुप को डाल दिया है। तो इस केस में जब भी कभी OH ग्रुप होता है, तो ये OH में एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन वाले पार्ट का हाइड्रोजन के साथ होता है और एक कार्बन के साथ होता है, या बेसिकली एक कार्बन चेन के साथ होता है। तो अगर हम लोग का एक कार्बन चेन होगा, तो उस कार्बन चेन वाले पार्ट को हम लोग इन जनरल R से रिप्रेजेंट किया करेंगे। लिखने का एक तरीका होता है कार्बन चेन को। इस कार्बन चेन वाले पार्ट को बोलने के लैंग्वेज में अल्काइल बोला जाता है, अल्काइल ग्रुप। तो जब भी कभी एक कार्बन चेन दे रखा होगा, तो वहाँ पे अल्काइल ग्रुप वर्ड मेंशन कर लेना। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, अल्काइल ग्रुप मेंशन करके काम कर रहा है। तो जब भी कभी हम R बोलेंगे, मतलब बेसिकली एक नॉर्मल अल्केन के जैसा कोई कार्बन चेन है, ये हम लोग मेंशन कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन में कोई कार्बन चेन के साथ ये OH वाला ग्रुप एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगा, ऐसा हम लोग लिख के आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। और साइड में ऊपर लिख देते हैं R वाले पार्ट का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप। मान लो दूसरे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ये चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बचपन में सुना होगा तुम लोगों ने। इस चीज को जनरली COOH से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर लिखने का तरीका ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें एक चीज देखना, जैसे OH वाला पार्ट जो है वो भी है यहाँ पे, लेकिन अगर ये OH वाला पार्ट सीधा कार्बन चेन से अटैच्ड ना होके एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, ठीक है, मतलब रहेगा कार्बन चेन पे ही वो लास्टली, लेकिन अगर OH वाला पार्ट सीधा कार्बन चेन पे अटैच ना हो करके एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच हुआ, तो इस केस में जब हम लोग ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं, तो इस चीज को बोलने के लैंग्वेज में हम लोग कार्बोनिल कार्बन बोला करेंगे। ये नाम ध्यान रखना, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, बहुत बार यूज करेंगे हम लोग इस चीज को। तो इस केस में अगर OH ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड होगा, तब इसको हम लोग अल्कोहल नहीं बोल पाएंगे, तब इस चीज को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखना, अल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो अगर सीधा कार्बन चेन से अटैच्ड है तो उसको अल्कोहल बोले, बट अगर वही OH ग्रुप C डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तब उसको हम लोग अल्कोहल ना बोल करके कोई नया फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि इस OH का प्रॉपर्टी जब एक कार्बन चेन से अटैच्ड हुआ तो अलग होगा, और जब C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड होगा तो अलग होगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है हम लोग को, ठीक है। इन दोनों में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और नहीं तो फिर ये दोनों टेबल के पार्ट नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग अगले वाले एग्जाम्पल पे जाएंगे। कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग उसके अगले वाले पे जाते हैं। जैसे
हम लोग एक ये ग्रुप यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन वाले पार्ट के दोनों तरफ कार्बन चेन हो, वहां पे हम लोग नाम यूज किया करते हैं इथर। अगर एक ऑक्सीजन दे रखा और उसके दोनों तरफ कार्बन चेन हो, मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन मतलब ऑक्सीजन को फ्री ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होगा तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि ग्रुप वाले पार्ट में जैसे OH है तो उसके जगह पे हम लोग OR लिख दिया करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन चेन होगा ऐसा, और एक तरफ कार्बन चेन ही होना है उधर, बाय डिफॉल्ट रख के चल रहे हैं हम लोग। तो इस केस में ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ कार्बन चेन होगा तो वहां पे हम लोग टर्म ईथर यूज करना शुरू करते हैं। ये भी वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने आइसोमर में 10th क्लास में, कि अल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर। तो अगर ऑक्सीजन की एक तरफ H है दूसरी तरफ कार्बन तो अल्कोहल बोला, बट अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन है तब उस केस में फिर हम लोग उस चीज को ईथर आराम से बोल सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा। और अगर हम लोग ये नाम यूज करें, 10th क्लास में ये नाम सुना था ईस्टर। अगर ये OR ग्रुप वाला पार्ट हम लोग के पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है वही OR ग्रुप, लेकिन अगर वही OR ग्रुप वाला पार्ट सीधा कार्बन चेन से अटैच ना होकर के एक कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O से, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग जैसे OR, ये पार्ट सीधा एक कार्बन चेन से अटैच ना होकर के C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, मतलब बेसिकली कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है। तो इसको हम लोग इथर नहीं बोलेंगे, इस चीज को हम लोग ईस्टर बोलना शुरू करते हैं। ये डिफरेंसेस ध्यान रखना, इसलिए सिमिलर टाइप के ग्रुप्स को हम लोग एक साथ प्लेस करते चले जा रहे हैं ताकि तुम लोग को ध्यान रहे इन सब चीजों का। और ये सब नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब ग्रुप्स को पहचानने आना चाहिए, आगे नोमेनक्लेचर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज पड़ेगा इन सब चीजों का। सर ईथर दिखाइएगा एकदम एक मिनट। कंप्लीटली। इसके बाद एक हम लोग फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं जिसको साइनाइड बोलते हैं, या इसी चीज को नाइट्राइल भी बोलते हैं। दोनों में से कोई भी नाम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइनाइड और नाइट्राइल। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है CN या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको लिखेंगे हम लोग हमेशा R के साथ CN के फॉर्मेट में। नोट करते जाओ। इसी के जैसा एक और फंक्शनल ग्रुप है जिस चीज को हम लोग साइनाइड तो नहीं बोलते, लेकिन वहां पे टर्म यूज करते हैं आइसोसाइनाइड, मतलब नाम में साइनाइड वाले पार्ट के जस्ट आगे हम लोग आइसो वर्ड लगा देते हैं, या फिर अगर नाइट्राइल है तो उसी की जगह पे हम लोग आइसो नाइट्राइल भी आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है NC, N ट्रिपल बॉन्ड C, और नाइट्रोजन वाले पार्ट में एक सिंगल बॉन्ड डाल देंगे हम लोग, तो ऐसा भी लिख सकते हैं NC। और लिखने का तरीका इस बार कार्बन चेन जो है वो कार्बन से अटैच ना होकर के नाइट्रोजन वाले पार्ट से अटैच होगा। इस चीज को हम लोग साइनाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले कार्बन चेन कार्बन से अटैच था, CN के कार्बन वाले ग्रुप से अटैच था, अभी कार्बन चेन वाला पार्ट उसी CN के नाइट्रोजन वाले पार्ट से अटैच है। उसके वजह से कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, तो ये नाम ध्यान रखना, साइनाइड अलग होता है, आइसोसाइनाइड वाला पार्ट अलग ग्रुप होता है। उसके बाद एक टर्म होता है नाइट्रो ग्रुप जिसको हम लोग NO2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लिखने का तरीका सिंपली RNO2 होगा। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर, ये इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हम लोग, फटाफट छापते जाओ। नाइट्रो ग्रुप वाले पार्ट के बाद हम लोग बाकी बचे फंक्शनल ग्रुप में जैसे एल्डिहाइड की बात कर सकते हैं।
अगर एल्डिहाइड वाला पार्ट होता है तो एल्डिहाइड वाले पार्ट में इन जनरल हम लोग CHO के फॉर्म में इसको रखते हैं या फिर C डबल बॉन्ड O H के फॉर्म में रखते हैं। तो लिखने का तरीका ऐसा होगा, R के साथ CHO या फिर R के साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ वाले पार्ट में H। बेसिकली यहीं पे कार्बोनिल कार्बन होता है, इस चीज़ को हम लोग एल्डिहाइड बोला करेंगे। और 10th क्लास में ये चीज़ भी सुना होगा, एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन। कीटोन वाले पार्ट में हम लोग कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन रखते हैं। तो R के साथ C डबल बॉन्ड O और उसके साथ वापस से कार्बन चेन कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ नए फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जिसको हम लोग कंसिडर करना शुरू करेंगे, नोट करो इस चीज को। कीटोन वाले पार्ट के बाद फिर हम लोगों को एक ये ग्रुप का ध्यान रखना है, अल्काइल हैलाइड। लिखना का ये तरीका होता है बेसिकली अल्काइल हैलाइड। फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में हम लोग हैलोजन भी मेंशन कर सकते हैं और बेसिकली हम लोग केवल हैलोजन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इन जनरल कार्बन के साथ हैलोजन। तो इस चीज को अल्काइल हैलाइड, जैसे R जो ग्रुप है वो हैलोजन हो गया, तो सॉरी अल्काइल ग्रुप हो गया और X वाला पार्ट हैलोजन, तो RX अल्काइल हैलाइड वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। और इसी चीज में हम लोग असाइल हैलाइड वर्ड यूज कर सकते हैं और या फिर असाइल हैलाइड की जगह पे हम लोग एसिड हैलाइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों पार्ट यूज करने लायक होता है। असाइल सर आप हैलाइड, 10 के बाद दोबारा 10 लिख दिया। अरे इतना प्रिंटिंग मिस्टेक चलता है। एसिड हैलाइड या असाइल हैलाइड इस चीज को अगर बोलेंगे तो यहाँ पे लिखने का तरीका ऐसा होता है COX, या फिर ये जो हैलोजन है इसको कार्बन चेन से अटैच ना करने के जगह पे इसको कार्बोनिल कार्बन से अटैच कर दो, तो बेसिकली R के साथ COX हो जाएगा, या फिर जो हैलोजन वाला पार्ट है वो पार्ट कार्बन चेन से अटैच ना होकर के एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप से अटैच होगा। तो इस केस में इसको हम लोग असाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड बोल सकते हैं। एसिड हैलाइड बोलने के पीछे लॉजिक क्या है, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा 12th क्लास तक का, वहां पे मालूम पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से इस ग्रुप को बना सकते हैं हम लोग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर ग्रुप को बना रहे हैं तो इसलिए एसिड हैलाइड वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बाद 3 फंक्शनल ग्रुप और है जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे, 3 नहीं सॉरी 4 फंक्शनल ग्रुप और है जिसको कंसिडर करेंगे, जिसमें एक बड़ा सिंपल सा फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है SO3H और इसको रिप्रेजेंट करते वक्त ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक OH, और लिखने का तरीका होगा R के साथ SO3H। इस चीज को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा है वैसे ही सल्फोनिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। और है ये थोड़ा बोरिंग चीज लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना होता है ये कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसीलिए ये सब चीज हम पहले ही इंट्रोडक्शन में डाल रहे हैं ताकि टाइम के साथ धीरे धीरे यूज टू हो जाए इस चीज को। जब ये चीज रिपीट होगा नोमेनक्लेचर में तो अपने आप याद हो जाएगा। सल्फोनिक एसिड वाले पार्ट के बाद हम लोग एक तो टर्म यूज करते हैं एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड वाले पार्ट में एक ऑक्सीजन वाला पार्ट अपने दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है। मतलब इस बार ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन होगा, तो ओवरऑल कार्बन चेन के साथ C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर हम लोग कार्बन चेन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आराम से यूज कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है COO, इस टाइप से लिखने का तरीका होता है। C फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर दूसरा ऑक्सीजन, तो इसलिए COO ऐसा लिखने का एक तरीका कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग एनहाइड्राइड बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप में।
उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में एक और फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल के जैसा, जिस चीज़ को थायोल बोलते हैं, या हम लोग थायोल के अलावा इस चीज़ को मरकैप्टन भी बोल सकते हैं, थायोल या फिर मरकैप्टन। और जैसे OH ग्रुप है, उसी के जगह पे ऑक्सीजन के जगह पे केवल सल्फर डाल दो, तो यहाँ पे हम लोग RSH लिख करके इसको मरकैप्टन या थायोल आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। थायोल हो गया या फिर मरकैप्टन हो गया। और इसके बाद दो फंक्शनल ग्रुप है जिसका थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग अमाइन बोलेंगे, और उसके बाद दूसरा पार्ट जिसको हम लोग अमाइड बोला करते हैं। बट अमाइन में दो चीजें ध्यान रखनी होंगी। पहले यहाँ तक का पार्ट नोट करो, फिर पहले इसको लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब उसका नोट डाउन करना। चलो ध्यान दो। जैसे जब हम लोग अमाइन की बात करते हैं तो उस केस में जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, सिमिलर टाइप से नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होता है। तो अगर नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है तो हो सकता है तीनों के साथ कार्बन चेन अटैच्ड हो, मतलब तीनों के साथ R ग्रुप डाल दिया, एक ये पॉसिबिलिटी। या फिर 3 में से किसी 2 के साथ R ग्रुप डाल दिया, ये पॉसिबिलिटी, और एक के साथ हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया। या फिर तीनों में से कोई 2 पे हम लोग हाइड्रोजन डाल दिए और उसके अलावा एक पे कार्बन चेन रखे। एक कार्बन चेन तो रखना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। इन तीनों को अमाइन बोला जाता है। ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं, तीनों को अमाइन बोला जाता है। जिसमें नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन चेन से अटैच्ड है तो इस चीज को 3 डिग्री अमाइन बोला जाता है। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन चेन से अटैच्ड है तो इस चीज को 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन बोला जाता है। और अगर नाइट्रोजन 1 कार्बन चेन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन भी बोल सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके में R के साथ NRR ऐसा ही होगा, दूसरे वाले केस में R के साथ NR और उसके अलावा एक H वाला पार्ट, और लास्ट वाले केस में R के साथ NH2 मेंशन करके काम करता है तीनों अमाइन, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, ये 3 अलग अलग कैटेगराइजेशन है। नाइट्रोजन के ऊपर कितने कार्बन चेन अटैच्ड हैं, इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इस चीज को। नोट करो इस चीज को। और अमाइड ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का चीज है, ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है, बस छोटे से एक डिफरेंस के साथ। गौरव एक चीज बता, तुम लोग स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए कुछ नोटिफिकेशन आया कि कब से स्कूल शुरू होगा या फिर कब से आना है बोकारो? अभी तक तो नहीं आया सर कुछ भी। कुछ भी नहीं आया? नहीं। ओके। क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि अभी खुलने वाला है कुछ अक्टूबर नवंबर तक, पॉसिबल नहीं लग रहा। सिक्सटीन नंबर फंक्शनल ग्रुप और जो अपने को ध्यान रखना है, इस चीज को हम लोग अमाइड बोला करते हैं। सिमिलर टाइप का पार्ट है एक छोटे से डिफरेंस के साथ। जो पहले वाले केस में नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन चेन था, उसके अलावा जो ग्रुप है वो इस बार C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड होगा, पहला चीज। उसके अलावा दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन चेन, 1 हाइड्रोजन था, ये पार्ट भी C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होना चाहिए। या फिर नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन्स थे, ये पार्ट नाइट्रोजन वाला C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग 1 डिग्री अमाइड बोलेंगे। ऊपर वाले पार्ट में नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री अमाइड बोलेंगे, और उसके ऊपर वाले में नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग 3 डिग्री अमाइड बोल सकते हैं। है अमाइड ही, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड इस टाइप का स्ट्रक्चर मेंशन करते हुए काम करते हैं। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन 60 नंबर के फंक्शनल ग्रुप तक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आज यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप हो गया। नेक्स्ट क्लास में 2-3 छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे हम लोग। जैसे एक इन्फॉर्मेशन तो ये होगा
कि 1 डिग्री हाइड्रोजन या डिग्री ऑफ कार्बन या डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है या डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन करके एक टर्म है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होता है। ये 4 बेसिक छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जिस चीज को मेंशन करेंगे, और इन सबको मेंशन करने के बाद फिर हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर, अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अल्काइन का नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से जैसे तुम लोग का बैकअप क्लास जो है, जैसे इसमें 2 लोग हैं, इन लोग का बैकअप क्लास चल रहा है मेडिकल वालों का, नेक्स्ट क्लास तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो स्टूडेंट है तुम लोग का नॉर्मल क्लास जैसा चल रहा है एग्जैक्टली उसी टाइप से क्लास चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में नॉर्मल ही क्लास चल रहा है, बट कुछ लोगों का ये 2-3 टॉपिक मिसिंग था शुरुआत का, उन लोगों का ये क्लास एक्स्ट्रा चल रहा था। तो अगर आज के लिए कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। आज तक के लिए कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास से होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा भाई, थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारे बुकलेट से क्वेश्चंस होमवर्क मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को? सर एक बार और क्या बोले? बोल रहे हैं कि आज तक के लिए कोई होमवर्क नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास से तुम लोग को बुकलेट में होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं। गौरव कोई डाउट? मानवी No, sir. डाउट? और कहाँ पे मिलता है? व्हाट्सएप पे? हाँ, बुक नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा बुकलेट, उससे होमवर्क वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बुकलेट जो है टेलीग्राम के एक चैनल में डाल रखे हैं, वहाँ से तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो आराम से, वो सब तुम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। रितिका कोई डाउट? संजना कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं। ठीक है।